दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आइए गंगा नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से भागीरथी के नाम से होता है। तो याद रखिएगा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और आप सभी जानते हैं कि ये गंगोत्री हिमानी के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और इसकी उत्पत्ति भागीरथी के नाम से होती है। देखिए, टिहरी में भीलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। इसमें याद रखिएगा, गंगा नदी में टिहरी में भीलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है और भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा है और गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है और उसके ऊपर आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में बहती है। हरिद्वार में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा नदी झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो गंगा का अपवाह है वो झारखंड की सीमा पर राजमहल पहाड़ी के उत्तर की ओर से प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र, जिसको कि जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना का ये डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है और ये डेल्टा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ा डेल्टा है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। अलकनंदा उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। याद रखिएगा, केदारनाथ जो है हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। देखिए, मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा, और रुद्रप्रयाग आप जानते हैं उत्तराखंड में है। अलकनंदा नदी के 5 प्रमुख संगम या 5 प्रयागों में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी बाईं ओर से आती है और मंदाकिनी नदी दाईं ओर से आकर मिलती है और इसके बाद ये धारा अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, केदारनाथ जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा कर्णप्रयाग, 5 प्रयागों में से एक है कर्णप्रयाग, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी ये कहाँ पर? कर्णप्रयाग में मिलती हैं। ये चमोली जिले में स्थित पवित्र संगम है।
उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है कर्णप्रयाग और ये हिंदुओं का पवित्र नदी संगम है जो कि पंच प्रयागों में से एक है। अगला है हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं और इनमें से कुछ प्रमुख नदियों में रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना नदी हैं। ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कही जाती हैं। यमुना नदी हिमालय के बंदर पूंछ शिखर के निकट यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। याद रखिएगा, यमुना नदी हिमालय के बंदर पूंछ शिखर के निकट यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और यमुना आप जान लीजिए गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होता है जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इसको तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों शारदा नदी कुमायूं हिमालय में मिलाम हिमानी के निकट काला पानी नामक स्थान से मिलती है और शारदा नदी को प्रारंभ में गौरी गंगा कहा जाता है। तो शारदा नदी कुमायूं हिमालय में मिलाम हिमानी के निकट काला पानी से निकलती है, इसको गौरी गंगा कहा जाता है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है और प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। कोसी नदी में कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा में आगे चलकर मिलती है और मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इस कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी के बारे में आप जान लीजिए कि दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के खमारपाट पहाड़ी से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र के खमारपाट पहाड़ी से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। और एक और यूपी स्पेशल के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, गोमती नदी। आप जानते हैं कि गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, जिसको फुलहर झील कहा जाता है, ये पीलीभीत से होता है। फुलहर झील पीलीभीत में है जो कि गोमती नदी का उद्गम है। और गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। नहीं तो अन्य नदियां जो हैं वो हिमालयी नदियां हैं, लेकिन गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है। इसके अलावा देखिए, तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर ये तीव्र मोड़ लेती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहते हैं और आगे असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र दोस्तों सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। तीन नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का जो उद्गम है या स्रोत है, आप जान लीजिए कि ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। सांगपो या सांपू के नाम से ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र बहुत लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोस और लोहित नदियाँ, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। देखिए, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली शामिल है। तो असम की सांस्कृतिक राजधानी माजुली को कहा जाता है। इसे एक जनपद के रूप में चिन्हित किया गया है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी
पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ ये पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। और इसी तरह एक नदी है दामोदर नदी। तो आप जान लीजिए दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का उद्गम, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल, देखिए नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है और इससे होकर जो है नर्मदा नदी बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां में नर्मदा, ताप्ती, दामोदर हैं। नर्मदा और ताप्ती विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच बहती हैं। उत्तर में विंध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच नर्मदा और ताप्ती इन दोनों श्रेणियों के बीच बहती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी की पश्चिम की ओर बहाव का कारण भी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। तापी या ताप्ती नदी, जिसको जो है ये भी भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदी है, तापी या ताप्ती। तो आप जान लीजिए तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती नदी की लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रवाहित होती हुई ये नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख बनाती है। कौन सी नदी? ताप्ती। याद रखिएगा, ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी ये नर्मदा की तरह भ्रंश घाटी में बहती है। सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के होकर, सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के बीच से होकर ये नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। देखिए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और आप जान लीजिए कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिणी मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी के बाद कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलकर 1400 किलोमीटर यानी 1400 किलोमीटर प्रवाहित होकर ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी तरह आप देखिए तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सभी कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। तो आप जानते हैं कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा ये कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत में महानदी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, या यूँ कहें कि ये पूरी तरह से दक्षिण भारत में नहीं है। महानदी पूर्व मध्य भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी जो कि धमतरी जिला में है, यहाँ से निकलकर पूरब की ओर बहती है। कावेरी नदी ये कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से
ताल कावेरी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये बताना है। तो भारत में आयतन यानी वॉल्यूम की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है और इसको शिव समुद्रम जलप्रपात कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। और समुद्र और नदियों के ऐसे मिलान बिंदु को जो है एस्चुअरी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस्चुअरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं और उत्पादकता की दृष्टि से एस्चुअरी जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी कौन बनाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी सेंट लॉरेंस नदी की है। और आप जान लीजिए कि सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में बहती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। सतलज नदी, तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट राकस ताल या राक्षस ताल झील है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी राकस ताल, जो कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट है, वहाँ से होता है। सतलज नदी उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए शिवकीला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। और सोन नदी की उत्पत्ति दोस्तों कहाँ से होती है? सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पहाड़ी के पास से हुई है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। इसके अलावा देखिए झेलम नदी, तो झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित बेरी नाग झील से निकलती है। झेलम नदी का उद्गम बेरी नाग झील है, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और झेलम नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बुलर झील में मिलती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है, याद रखिएगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती हैं आगे चलकर। एक है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी श्योक नदी। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी या रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कारण आप लोग खोजिएगा कि क्यों कहा जाता है। श्योक नदी जो है दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। आप जानते हैं कि काराकोरम क्षेत्र में श्योक नदी को मृत्यु की नदी या रिवर ऑफ डेथ से जानते हैं। और श्योक का अर्थ मृत्यु होता है और इस नदी की खतरनाक प्रकृति के कारण इसको ये नाम दिया गया है। श्योक नदी का नाम उइगुर भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ मृत्यु की नदी है। ये नदी बहुत शक्तिशाली और उग्र है और इसके तेज बहाव और जल स्तर में अचानक बदलाव के कारण कई बार इसे पार करना खतरनाक हो जाता है और ये दुर्घटनाओं का कारण बनता है। नदी के किनारे का मार्ग भी बेहद कठिन है, जिससे ये अपनी डरावनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले श्योक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से सेना का एक टैंक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई जवानों की जान चली गई थी। माही नदी, तो माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं, याद रखिएगा। और अपवाह तंत्र जो हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है लूनी नदी। लूनी नदी आप जानते हैं राजस्थान में अजमेर और दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। यानी लूनी नदी जो है ये समुद्र से नहीं मिल पाती है और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने
भारत के भूगोल से संबंधित अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।